हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रोएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं या जो आप उनको कह लो कि एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो इसके कंटेक्स्ट में बड़े सारे टॉपिक्स हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर को सिर्फ यूनियन लिस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्टेट को स्टेट लिस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगेन, जो मैं एक लाइन में आपको ये फ्लो में कोई भी बात बोल रहा हूँ, आप भी जानते हो कि हर एक चीज़ की एक एक्सेप्शन होती है अगर आप उसको डेप्थ में जाके डील करोगे। दूसरी चीज़, कुछ ऑब्लिगेशन होती है सेंटर और स्टेट की। ठीक है कि सेंटर की ऑब्लिगेशन बेसिकली ये होती है कि उसको स्टेट स्टेट की ऑब्लिगेशन ये होती है कि सेंटर ने अगर उसको कोई भी जो डायरेक्टिव है अगर वो इशू करा है तो उसको वो फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 का शिकार हो जाएगा स्टेट सेंटर के हाथों। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि सेंटर जो है वो डायरेक्शन भी देता है स्टेट को, अलग अलग राज्यों को, कि सेंटर की बड़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं नेशनल लेवल पे, बड़े सारे जो लॉज हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करेगी राज्य की सरकारें। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस भी हैं। सेंटर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है स्टेट को, और स्टेट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है सेंटर को कि कैसे आप जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉलिसी को, रूल एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करो। वो अलग बात है कि सेंटर की ज़्यादा चलती है इस चीज़ में। सेंटर जो है कंसेंट के बाद स्टेट्स के लिए, स्टेट के बिहाफ पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। स्टेट लेकिन कंसेंट के बेसिस पर भी काम करते हैं, और अगर उनके ऊपर कोई डिसीजन थोपा गया है तो अब भी उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। ये भी हमने कवर करा था। एंड आई होप आप लोग डेली इन चीज़ों को अच्छे से लिख लिख कर देख रहे हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर ये। फिर हमने ये भी देखा था कि कॉपरेशन का एरिया भी होता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, कि दोनों को साथ मिलकर किन किन एरियाज़ में काम करना चाहिए। कुछ कुछ काउंसिल्स बनती हैं जैसे इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ डायमेंशन की, ऑल इंडिया सर्विसेज की। यहाँ पर सेंटर और स्टेट का सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या फिर एग्जीक्यूटिव पावर किस प्रकार से देखने को हमें मिलती है। लाइक एनी अदर फेडरेशन, जो सेंटर और स्टेट्स हैं, मतलब एनी अदर फेडरेशन की बात मतलब ये कर रहा है लाइक अदर कंट्रीज, अदर नेशन जहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिया में भी क्या है कि सेंटर और स्टेट जो है उनकी खुद की सेपरेट पब्लिक सर्विसेज होती हैं। ये वाला सिलसिला दूसरी कंट्रीज में भी हमें देखने को मिलता है, इनकी सेपरेट पब्लिक सर्विसेज होती हैं। जैसे अगर हम लोग सेंटर की बात करें, सेंटर की पब्लिक सर्विस का नाम क्या है? सेंटर यूनियन है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब अलग अलग राज्यों के भी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो वहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है MPPSC। ठीक है, शाइनी वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल में होती है WBCS कहते हैं उसको, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, यही नाम होता है ना, शाइनी CS होता है ना, WBCS। ऐसी श्रेया पंजाब से तो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC। तो ये जो है UPSC के अलावा बाकी जो है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट की सिविल सर्विसेज। और अगर हम इसको प्रॉपर नाम दें, सेंटर की हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है, और स्टेट की हम लोग बोलेंगे स्टेट सर्विसेज। इसके अलावा तीन ऐसी सर्विस होती हैं जिसको टाइटल दिया जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज का। ऑल इंडिया सर्विसेज के दायरे में तीन सर्विस आती हैं। एक आई एक IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक IFS। ये देखो, IFS किताबों में हमारे गलत लिखा होता है, ये IFS नहीं होता। IFS तो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है,
ऑल इंडिया सर्विस जो लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। दिस इज नॉट फॉरेन, दिस इज फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो मेंबर जो होते हैं ये इन सर्विसेज के, वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालते हैं सेंटर के अंतर्गत या स्टेट के अंतर्गत। अब जैसे अगर आप यूपीएससी यूपीएससी को क्लियर करके आप अगर आईएएस बनते हो, तो जिस लेवल से आप शुरू करते हो अपनी ट्रेनिंग वगैरह के बाद, तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है एक एसडीएम की। और यहीं पर अगर आप जो है मान लो कि स्टेट सर्विसेज अगर आप निकालते हो, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल से आपके प्रमोशन होना शुरू होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में डायरेक्टली अगर आप सबसे टॉप लेवल की अगर पोस्ट पर अगर आप होते हो, तो डायरेक्टली आप वहां पर एसडीएम बन जाते हो। अगर आप आईपीएस हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को निकालकर, यूपीएससी के एग्जाम को निकालकर आप आईपीएस बन गए, तो दिल्ली में आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है एसीपी की। अगर आप स्टेट सर्विसेज में लाइक एमपीपीएससी में अगर आप टॉप लेवल में पुलिस अधिकारी हो, तो वहां पर आपकी जो शुरुआत होती है वो होती है डीएसपी से। ठीक है। जो दिल्ली में एसीपी है वो मध्य प्रदेश में डीएसपी है। ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है ये सिनेरियो। ठीक है। ये एसडीएम लिखा हुआ है मैंने, ये यूपीएससी या फिर आप कह लो ये स्टेट सर्विसेज में। ठीक है। एंड दे सर्व देम बाय टर्न्स। दे अब जैसे ये लाइन पढ़ो, मेंबर्स ये जो होते हैं इन सर्विस से टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं अंडर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड सर्व देम बाय टर्न्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको। आप में से शायद से बहुत सारे लोगों को ये वाली बात पता नहीं होगी। मान लो कि मैंने यूपीएससी दिया 2-3 बार और मेरा यूपीएससी नहीं निकला, मैंने उसके बाद दिया एमपीपीएससी। अब मैं ये कहता हूं कि यार एमपीपीएससी को क्लियर करके मुझे एसडीएम की पोस्ट मिल गई है, लेकिन यार मेरा एक सपना था कि मैं यार यूपीएससी को क्लियर करके आईएएस बनता, तो बात अलग ही होती। ठीक है। लेकिन क्या ये सपना मेरा अधूरा रह गया है? आंसर इज नो। सपना मेरा थोड़ा सा लेट शिफ्ट हो गया, लेकिन सपना अधूरा नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया अधूरा? मैं जब मध्य प्रदेश में एज एसडीएम 10 तो नहीं 15 से 18 साल जब काम कर लूंगा, उसके बाद मेरा प्रमोशन आईएएस के तौर पर हो जाएगा। लेकिन बस तब मेरा जो होगा रिटायरमेंट का टाइम बहुत नज़दीक होगा, मतलब 5-6 साल मुश्किल से पड़े होंगे उस टाइम पर रिटायरमेंट को। लेकिन जब मेरा प्रमोशन स्टेट सर्विस से, याद रखना मैं अभी एमपीपीएससी का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ये जो सर्व देम बाय द टर्न्स क्या होता है, जब मैं एमपीपीएससी को निकालकर एसडीएम था, तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार के लिए काम कर रहा था। मतलब मेरी जो पोस्टिंग होनी थी वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में होनी थी। ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, जबलपुर हो गया, ये सारी जगह पे मेरी पोस्टिंग होनी थी। एमपी के बाहर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैंने एमपीपीएससी निकाला हुआ है। मेरी पोस्टिंग मैं कहूँ कि कोलकाता हो जाए, ठीक है, बरेली हो जाए, रायपुर हो जाए, वो नहीं हो सकता। जम्मू एंड कश्मीर हो जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्टेट सर्विस निकाला हुआ है। लेकिन मैं फिर सेंटर को कैसे सर्व करूंगा? सेंटर को मैं सर्व करूंगा 15 से 18 साल के बाद, जब मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो मेरी ट्रेनिंग जो है फिर लबासना में ही होगी। ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाली बात पता नहीं होगी, ऐसा होता है। तो स्टेट सर्विस को निकालने के बाद भी आपका सपना कोई आईएएस या आईपीएस बनने का अधूरा नहीं रह जाता है, वो बस लेट शिफ्ट हो जाता है, 20 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, 18 साल 15 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं डीएसपी हूं, तो अगर मेरा आईपीएस बनने का क्या सपना अधूरा रह गया? नहीं, आईपीएस बनने का कोई सपना अधूरा नहीं रह गया। आगे चलकर मेरी ट्रेनिंग होगी, सेंटर मुझे वो बुलाएगा, लेकिन तब जब तक मैं आईपीएस बनूंगा तब तक वो बस रिटायरमेंट का जो है वो टाइम हो जाएगा। तो लोग यूपीएससी को निकालने के लिए इतना इच्छुक क्यों रहते हैं, जब ये वाला सपना यहां से भी पूरा हो सकता है? क्योंकि जिस लेवल पर मैं रिटायरमेंट में पहुंच जाऊं, अगर मध्य प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को निकालकर, जब तक मैं आईएएस बनूंगा तब तक मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। यूपीएससी को निकालकर मेरी जर्नी इस लेवल से स्टार्ट होगी, तो सोचो खत्म कहां जाकर होगी। बात ही होती है स्टेट सर्विसेज में, जहां पर आपकी जर्नी जिंदगी की खत्म हो रही है, सरकारी अधिकारी जो है आप जिसके तौर पर सर्व कर चुके हो,
यूपीएससी में उस पॉइंट से शुरू होती है जर्नी। ये डिफरेंस होता है बस। तो अब देखो, एक तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि हाउ यू कैन गेट सिलेक्टेड टू स्टेट सर्विसेज और कैसे आप सेंटर को सर्व करोगे। अब उल्टा करते हैं, अगर आपने सेंट्रल सर्विसेज को निकाला, यूपीएससी को निकाला, यूपीएससी जो है आपको रिक्रूट करेगा, आपको ट्रेन करेगा, ठीक है। लेकिन मैं सेंट्रल सर्विसेज का एग्जांपल दे रहा हूं, यूपीएससी, ठीक है। आपने यूपीएससी को निकालकर आप आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी ना वो स्टेट्स में होगी, ठीक है। या फिर एक कैडर होता है जिसको हम कहते हैं आगमुड कैडर। आगमुड कैडर होता है यूनियन टेरिटरीज वाले को कैडर, जिसमें आप सेंटर में ही डायरेक्टली सर्व करते हो, लेकिन सबको नहीं मिल पाता आगमुड कैडर। बहुत कम सिविल सर्वेंट्स को मिलता है। यानी कि मान लो अगर इस साल 2024 में 1200 सीटें और आपका सिलेक्शन हो जाता है, मुश्किल से आप में से 7 या 8 लोग ओवरऑल लिस्ट में से सिर्फ आगमुड कैडर में सर्व करेंगे, ठीक है। बाकी की पोस्टिंग स्टेट्स में होती है। तो अब उनका लेना देना मुख्यमंत्री, एमएलए, विधायकों के साथ लेना देना होता है। लेकिन अब हाउ दे सर्व देम बाय देयर टर्न, यूपीएससी से एग्जाम दिया, सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, स्टेट में जाके सर्व कर रहे हैं। 4 से 5 साल के बाद आपको सेक्रेटरी लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है। और 10 साल के बाद जब आप यूपीएससी निकाल लेते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट से, अपने जिले से, स्टेट से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर आप दिल्ली में ही आकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठते हो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठते हो। ये वाली चीज सिर्फ एक सर्विस के लिए या 2 सर्विस के लिए अगर मैं कहूं तो लागू नहीं होती है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस और दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनका लेना देना सेंट्रल स्टेट की पोस्टिंग और उससे पॉलिसी मेकिंग से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आईएफओएस को भी हटा दूं, फॉरेस्ट सर्विस को हटा दूं, तो आईएफएस जो है वो टोटली सेंटर के हाथों में रहते हैं, क्योंकि वो राजदूतों की तरह सर्व करते हैं, जिसको इंग्लिश में आप एक टर्म से जानते हो, एम्बेसडर्स के तौर पर सर्व करते हैं। ये होता है, ये जो टर्न का मतलब है ना कि हाउ दे सर्व देम बाय द टर्न, कि कभी स्टेट, कभी सेंटर में सर्व कर रहे हैं, कभी स्टेट में, फिर कभी स्टेट में, तो कभी सेंटर में। ये कैसे होता है, दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, स्टेट सर्विसेज के भी, सेंट्रल सर्विसेज के भी। ऐसे चलता है आपका करियर, ठीक है। तो आप कोई सा भी एग्जाम निकाल लो, स्टेट पीएससी निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना फर्क हो जाता है कि आपका औहदा, आपका लेवल, आपकी औकात जहां पर स्टेट पीएससी में खत्म होती है, वहां पर यूपीएससी में उसकी बिगिनिंग होती है। सपना कोई अधूरा नहीं रह जाता कि आप ये सोचो कि स्टेट पीएससी निकाल लिया तो हम आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएंगे। मैंने आपको आज एग्जांपल देके बता दिया, वो शिफ्ट हो जाता है। किसी किसी को जिंदगी में चीजें जल्दी मिलती हैं, किसी को लेट मिलती हैं, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। दीज सर्विसेज आर कंट्रोल्ड ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। ज्वाइंटली बाय द सेंटर द स्टेट्स कैसे? अब अगर आपने यूपीएससी निकाला हुआ है तो अब और राज्य में आपकी पोस्टिंग है, ऑब्वियस बात है किसी ना किसी राज्य में सर्व करोगे। मान लो मैंने यूपीएससी निकाला और मैंने एमपी कैडर ले लिया, ठीक है। अब मैं जाकर वहां पर ना विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ मैं बदतमीजी नहीं कर सकता। स्टेट भी उतनी ही दम रखता है, ठीक है, मुझे स्कोल्ड करने की, डांटने फटकारने की। मैं वो तो कह ही नहीं सकता कि फायर करने की और वो करने की। स्टेट भी दम रखता है और स्टेट के आदेशों को मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि मैं यूपीएससी को निकालकर सिविल सर्वेंट बनाऊं और मैं स्टेट में जाकर सर्व कर रहा हूं, सेंटर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर जारी करेगा मुझे, सेंटर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी मुझे करेगा कि दीपांक दिल्ली वापस आओ, दिल्ली क्यों आओ वापस? क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसका अड्डा, उसका गढ़ दिल्ली है, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आओ, ठीक है। तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। राज्य में अभी तक जो भी मैं जिस भी पोस्ट पर था, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एएसपी था, या फिर मैं दिल्ली जैसी जगह में एसीपी था, यूटीज में जनरली एसीपी की पोस्टिंग होती है, या फिर मैं आईएएस ऑफिसर था, ठीक है, डीएम था मैं, मुझे सब कुछ छोड़कर मुझे सेंटर में जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि अभी तक मैं डीएम था और सेंटर ने जैसे ही मुझे बुलाया तो मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी। अब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हूं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, सेम लेवल पे सर्व कर रहा था, लेकिन राज्य में मेरी पहचान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थी, जिससे मुझे सेंटर ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में दिल्ली में बुलाया। मैं किसी सेक्रेटरी के लेवल पर पोस्ट पर आ जाऊंगा, क्योंकि जब हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता। दिल्ली में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता, यहाँ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर काम होता है। और जो आईएएस ऑफिसर जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं एसडीएम होते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ज्वाइंटली दे आर कंट्रोल बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब एक आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूं। पश्चिम बंगाल के भी कुछ टाइम पहले चुनाव थे, जो अभी रिसेंट चुनाव हुए, लास्ट जो चुनाव हुए थे, उसमें ममता बनर्जी की जो रैली जा रही थी, तो 2 आईपीएस ऑफिसर को सेंटर ने लताड़ा था। मोदी सरकार ने फटकार लगाई थी 2 आईपीएस ऑफिसर को। उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा था डेट दे आर प्रो ममता बनर्जी। तो दिल्ली बुलाकर बंद कमरे में उनको बहुत गालियां पड़ी थी इस बात के ऊपर कि यू आर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? बिकॉज तुमने यूपीएससी निकाला है, तो तुम जाकर वहां पर उनकी चापलूसी क्यों कर रहे हो? और उनको सेंटर ने उठाकर सेंटर में बुला दिया था। और पनिशमेंट जब भी देनी होती ना सेंटर को, अगर आप प्रो मतलब स्टेट वाले हो रहे होते हो, या फिर देखो बीजेपी सरकार होती तो चलता, ऑब्वियस ही बात है, आप ये जानते हो कि पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है। सेंटर में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है, और उन दोनों की आपस में पड़ती नहीं है, वो कोलिजन पार्टनर्स नहीं है कभी भी किसी इलेक्शन में। सेंटर आपको पनिशमेंट क्या देता है? आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बुला लेता है काम करने के लिए, और उसमें क्या होता है, आपकी जितनी वाह भाई, जितनी हाहाकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है ना, जनता आपको जानती है, आप घर घर जाके इंटरेक्शन करते हो, लोग आपको डिस्ट्रिक्ट का राजा समझते हैं, रानी समझते हैं। यहां पर सेंटर में आकर सिर्फ आपके हाथ में एक चाय का कप, टेबल कुर्सी, चश्मा लगा होता है आंखों पे, और बस आप फाइलों पे फाइलें चेक करते रह जाते हो। वो अच्छी बात होती है कि आप जब सेम लेवल पर आकर सेक्रेटरी बन गए, उसके बाद जो आपके लेवल पर जो आईएएस ऑफिसर थे वो अब आपके अंडर ही काम करेंगे। लेकिन बड़े सारे आईएएस ऑफिसर्स को पसंद नहीं आता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो वाहवाही मिलती है वो दिल्ली में आकर नहीं मिलती है। इसलिए ना कोई जान पहचान रहती है, ना कोई पहुंच मतलब पहुंच तो चलो ठीक है रहती है, कॉन्टेक्ट तो रहते हैं, लेकिन जो औहदा, जो कद जो डिस्ट्रिक्ट में होता है एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर का, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आकर दिल्ली में नहीं हो पाता। और इन सब झंझटों से जो बचते हैं, जहां पर ये कह रहा है, यहां पर ये कह रहा था ना, दी सर्विस कंट्रोल ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट, सिर्फ एक चीज ऐसी होती है कि जहां पर इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उसके ऊपर प्रेशर ना ही पूरी तरीके से सेंटर का रहता है, और स्टेट का तो रहता ही नहीं है। क्यों? एम्बेसडर्स ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनको एम्बेसीज में किस प्रकार से काम करना है। वो अलग बात है कि सेंटर ने कुछ स्पेशल डायरेक्टिव दिया, मान लो कि COP21 की मीटिंग होने वाली है, इंडिया जो है वो G20 का चेयरमैन बन गया जिस साल, और अलग अलग देशों के जो G20 के मेंबर्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं, तब जाकर थोड़ा सा आईएफएस ऑफिसर्स का, राजदूतों का, एम्बेसडर्स का काम बढ़ जाता है। या फिर मोदी जी खुद जा रहे हैं उस कंट्री में, तो वो सारे एम्बेसडर्स जो होंगे, जो आईएफएस ऑफिसर्स होंगे, वो थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन बिना इसके सबसे रिलैक्स लाइफ जो किसी सिविल सर्वेंट की रहती है वो आईएफएस ऑफिसर्स की रहती है। दूसरी रहती है, अगर आप नंबर 2 अगर आओ, तो वो रहती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स की, आईआरएस की। इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत कम रहता है, 99% कम रहता है इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो दी सर्विस आर कंट्रोल ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। अल्टीमेट कंट्रोल जो इनका होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लाया करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको वेस्ट बंगाल का केस बताया कि जब सेंटर को लगा कि 2 आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो प्रो ममता बनर्जी हो रहे हैं, तो उनको डांटने फटकारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दिल्ली बुला लिया और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में उनकी ड्यूटी लगा दी। ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल जो है इट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल द इमीडिएट कंट्रोल वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। इमीडिएट कंट्रोल क्यों? क्योंकि वो राज्य में सर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मुख्यमंत्री अगर किसी जिले में आ रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम का आयोजन है, कोई पॉलिटिकल रैली निकलनी है, तो वहां पर जो उस सेंट्रल लेवल का वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है वो सारा प्रबंध करेंगे उस चीज का। ठीक है, 1947 में क्या हुआ था, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, आईएएस का पुराना नाम था, आईसीएस रिप्लेस कर दिया गया था बाय आईएएस, और जिसको आप इंडियन पुलिस सर्विस कहते हो उसका नाम सिर्फ इंडियन पुलिस था, नो सर्विस, वो बन गया आईपीएस, नाम चेंज हो गए। और नाम चेंज होने के अलावा इनको संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया एज ऑल इंडिया सर्विस। बात देखो ये भी चलती है कि भारत देखो काफी आगे बढ़ चुका है, भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और हमें जरूरत है कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज को जोड़ने की। जैसे बात चलती है इंडियन जुडिशियल सर्विस को एक सेंट्रल सर्विस बनाओ,
ठीक है, सॉरी सेंट्रल कह रहा हूं, ऑल इंडिया सर्विस बनाओ, इंडियन मेडिकल सर्विस या इंडियन हेल्थ सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इनके ऊपर अक्सर डिबेट चलती रहती है कि इनको ऑल इंडिया सर्विसेज बनाओ। भारत में ये भी एक अहम पिलर है, जुडिशरी, मेडिकल या फिर हेल्थ और एजुकेशन। एक बात मेरी याद रखना, मेरी पर्सनल राय है आप लोगों के लिए, जिस साल अगर एग्जाम दे रहे हो और उससे एक साल पहले अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विस नई अगर आ जाए, ठीक है, कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस अगर आ जाती है और अब सिलसिला ऐसा है कि जिस साल आप एग्जाम में बैठे तो आप उस नई सर्विस का भी पार्ट बन सकते हो, हमेशा अपने डैफ में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में भरना पड़ता है और इंटरव्यू में जाने से पहले जो भरना पड़ता है, तो अपने डैफ 2 में जो इंटरव्यू से पहले आपको भरना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं इसको, आपका इंटरव्यू का पूरा ब्रोशर होता है, इसमें हमेशा उस न्यू सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना। उसका सिंपल सा रीजन ये है, बाकी जो सर्विस चली आ रही है उसमें उठने में आपको, जैसे सब आईएएस में सबसे बड़ा आईएएस कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको बाकी सारी सर्विस में उठने में टाइम लगेगा, बिकॉज विद इन द सर्विस कंपटीशन बहुत होता है। कोई चापलूसी कर रहे हैं नेताओं की, किसी ने पोस्टिंग करवा ली, वो करवा ली, ये रियलिटीज है। मैं लाइव लेक्चर में वाली चीज बोल रहा हूँ, ये रियलिटीज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नई सर्विस जब भी अगर आपके सामने आए, आप हमेशा इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना। होगा क्या, हो सकता है कि आपका मन ना हो वहां पर जाने का, कि नहीं यार सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन हेल्थ सर्विस, कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस कल को आ जाती है, लेकिन आप उसी में जाओ, क्योंकि तब आपका वहां पर जो डायरेक्टर वगैरह बनने का जो चांसेस है ना, वो काफी हाई हो जाएंगे, काफी हाई हो जाएंगे। उस सर्विस में आप टॉप लेवल में जल्दी पहुंच सकते हो, रेदर देन कि जो घिसी पिटी सर्विसेज जो इतने साल से चली आ रही हैं। हमेशा ये वाली बात मेरी एक रिकमेंडेशन है, इसको याद रखना। अगर आपके एग्जाम से पहले कोई नई ऑल इंडिया सर्विस लॉन्च हो जाती है, जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हो, अभी ऐसा सिलसिला कुछ नहीं है, तो अभी ये प्रेजेंट मूवमेंट में कोई बात करना बनता नहीं इसके बारे में। फ्यूचरिस्टिक एक मैंने आपको एक बात बताई है। तो देखो, ऑल इंडिया सर्विस शुरू शुरू में सिर्फ 2 थी, आईएएस और आईपीएस। संविधान में इसको ये क्रेडिट मिला कि ये रिकॉग्नाइज करी जाएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। 1966 में, 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएट हुई एज थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। ये प्रीलिम्स के अंदर दोस्तों की स्टेटमेंट आ सकती है कि शुरू से ही क्या ऑल इंडिया सर्विसेज 3 थी क्या? ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज शुरू में 2 थी, आईएएस और आईपीएस, बाद में आईएफओएस आती है, ठीक है। आप हमेशा देखो, आईएफएस कई लोग कैजुअली लिख देते हैं, डैफ में भी, यूपीएससी के फॉर्म में भी कभी कभार आईएफएस लिखा रहता है। आप ये वाली गलती मत करा करो, जब भी इंटरव्यूअर से बोलो, इंटरव्यू रूम में मेंस में कुछ लिखने को आ जाए, आप आईएफओएस ही लिखा करो, ओ को थोड़ा सा छोटा बना दिया करो, ऐसा मत लिख कराना आईएफओएस, ये मत लिख कराना। जिस हिसाब से मैं लिखता हूं वैसे ही लिखना, जैसे आपने आई एफ लिखा, छोटा सा ओ लगाओ यहां पर, और एस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 312 जो है, आर्टिकल 312 जो हमारे संविधान का है, ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, यानी कि आर्टिकल 312 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकता है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकता है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज को जब भी बनाना होता है, आपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में एक चीज अच्छे से समझी थी, जब हमने पार्लियामेंट वाला चैप्टर करा था, नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की पावर वैसे तो मोटा मोटी लिख दिया जाता है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट का मतलब यहां पर क्या है, किसके पास है पार्लियामेंट में? तो ये पावर है राज्यसभा के पास। राज्यसभा इसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करता है। जैसे हमने अभी इस चैप्टर में 1-2 लेक्चर पहले देखा ना, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि स्टेट लिस्ट का अगर कोई भी टॉपिक हो उसको निकालकर नेशनल लेवल का कानून बनाना है, तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है, फिर वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को देता है, और फिर लोकसभा राज्यसभा मिलकर उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर बनाना है, राज्यसभा अपने आप में इतना सक्षम है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करके नई ऑल इंडिया सर्विस को बना सकता है, ठीक है, नई ऑल इंडिया सर्विस को बना सकता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर कल को प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ जाए जो मैं बोलने वाला हूं, उस बात के ऊपर अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए या इंटरव्यू रूम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाली पावर
संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत पार्लियामेंट के राज्यसभा हाउस को ही क्यों मिल रखी है कि बस वो एक रेजोल्यूशन पास करके नई ऑल इंडिया सर्विस बनवा देगा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, लोकसभा से कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, राज्यसभा ही? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर अच्छे थे, पहले दूसरे पेज के अंदर एक कंसेप्ट को समझा हुआ है, लोकसभा इज द वॉइस ऑफ, लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि राज्यसभा ज्यादा इंडिया एज अ यूनियन की पहचान बनाता है। जनता के दायरे के अंदर बात सिर्फ लोकसभा की होती है, क्योंकि लोकसभा का रोल कुछ भी नहीं है, जनता के प्रतिनिधि कानूनी प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए बैठे हुए एक हाउस में जिसका नाम है लोकसभा। राज्यसभा स्टेट्स और यूटीज की वॉइस है, यानी कि इंडिया एज अ यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा ज्यादा रिप्रेजेंट करता है इंडिया एज अ यूनियन को, और जनता की पहचान लोकसभा से जुड़ी होती है, इसलिए राज्यसभा इस चीज के लिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए सक्षम है। और ये सक्षमता, ये ऑथराइजेशन उसको दिया जाता है थ्रू आर्टिकल 312। हालांकि 312 की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि पार्लियामेंट को ऑथराइज वो करता है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ, ये कीवर्ड देखो, पार्लियामेंट में ऑथराइज कैसे माना गया है? ऑन द बेस ऑफ कि राज्यसभा उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करे। और ये एक स्पेशल पावर भी होती है राज्यसभा की, राज्यसभा की स्पेशल पावर भी है ये। जैसे अगर हम लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, जैसे हर चीज में लोकसभा ही जीतता है राज्यसभा से, है ना, वो ज्यादा पावरफुल है, जनता के प्रतिनिधि वहां पर वो होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से वो आते हैं, हर चीज में लोकसभा जीतता रहता है। लेकिन राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर होती है, उनमें से ये एक स्पेशल पावर है, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरी क्या है? जैसे आपने वो पढ़ा था अभी इस चैप्टर में 2-3 लेक्चर पहले, जो मैं आपको बता रहा था, स्टेट लिस्ट में किसी भी टॉपिक को निकाल कर नेशनल लेवल का कानून बनवाना है, उसके लिए रेजोल्यूशन सिर्फ कौन लेकर आ सकता है? राज्यसभा। क्यों? अगेन स्टेट लिस्ट में से छेड़खानी क्यों कर सकता है राज्यसभा? राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, बस ये रीजन होता है इसका। बेसिक्स को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, अपने आप कनेक्शन जागेंगे, न्यूरॉन्स आपके ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनाएंगे। तो ईच ऑफ दीज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स का मतलब यहां पर इस लाइन का मतलब देखो ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स के कितने आईपीएस ऑफिसर कितने राज्यों में होंगे, कितने आईएएस ऑफिसर कितने राज्यों में होंगे, और कितने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर कितने राज्यों में होंगे। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है, जनरली नहीं पता मुझे कि यहां पर कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर काम करता है कि नहीं करता, लेकिन अगर हम लॉजिकल बात के ऊपर एक डिस्कशन करें, दिल्ली में आईएफओएस ऑफिसर की कोई नीड है? जंगल है यहां पर? नहीं ना। अगर है भी शाइनी, तो एज कंपेयर टू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उनके कंपैरिजन में दिल्ली में आईएफओएस कम रहेंगे ना, बहुत कम रहेंगे ना, है ना। बस ये चीज है। अब देखो, हम नंबर जानते भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता ना, सर्च करने की हमें जरूरत है कि दिल्ली में आईएफओएस होता है कि नहीं होता है। अरे भाई, हर चीज इंटरनेट पे थोड़ी ना मिलती है। सेंटर ने अगर बुला लिया हो, दिल्ली में लगते हुए, बॉर्डर पे लगते हुए एक पहाड़ है, बताओ उन पहाड़ों का नाम बताओ दिल्ली में। राजस्थान से होकर गुजरते हैं, दिल्ली तक आते हैं, बताओ। अरावली, ठीक है, सोच रहे हैं भाई सब बैठ के, ठीक है, अरावली हिल्स। हो सकता है ना कि वहां पर, अभी एक खबर आई थी कुछ टाइम पहले, 2 सालों से ये मुद्दा चल रहा है, अरावली हिल्स में सैंड माफिया काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पता है ये वाली बात आपको? बंजर जमीन बढ़ गई ना, अब रेतों का अंधाधुंध क्या कहते हैं, ये रेतों का अंधाधुंध जो है व्यापार जो है वो होने लगा है। उसकी वजह से हो सकता है ना कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसी किसी चीज को रोकने के लिए हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की जरूरत पड़े, है ना। ये जो मूवी है पुष्पा, मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, जो साउथ की जो मूवी आई थी अभी पुष्पा, तो उसमें क्या यही रेड सेंटर्स का मुद्दा उठाया गया है क्या? वो जो जिसकी तस्करी होती है, जो साउथ इंडिया में जो पेड़ होते हैं रेड सेंटर्स, अच्छा उसी का उठाया गया ना मुद्दा। तो वहां पर रेड सेंटर्स के कंटेक्स्ट में मैंने आपको एक लाइव फोटो भी दिखाई थी, और उस वीडियो पे मेरा कॉपीराइट लग गया था
याद है वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ऑथराइज करा हुआ है सेंटर ने कि अगर, वैसे उसको हिंदी में बोलते हैं लाल चंदन की लकड़ी, लेकिन लाल चंदन एक दूसरा चंदन भी होता है जिसकी माला वगैरह बनती है। रेड सेंटर्स को हिंदी में कह दिया जाता है लाल चंदन, लेकिन वो दूसरे तरीके का लाल चंदन होता है, ठीक है। उसकी तस्करी जो है वो बैंड है, आप उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं कर सकते। वो फायका 1-1 किलो की लकड़ी, आधे आधे किलो की लकड़ी 2.5-4 करोड़ में बिकती है, पता है। और वहां पर जो जाकर कुछ लोग जंगल में जाकर घुसपैठ करके उसको चुराने की कोशिश करते हैं, IFOS ऑफिसर्स को ये ऑथराइजेशन मिल रखी है सेंटर से कि देखते ही गोली मार देना। और मैंने आपको रियल डेड बॉडीज भी दिखाई थी ना उसकी, गूगल इमेजेस से। तो ईच ऑफ दीज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स, आप समझ गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स के, ये सेंटर डिसाइड करेगा कितने IAS ऑफिसर कहां रिक्रूट होने, कितने IPS कहां। अब जैसे वेस्ट बंगाल का मुद्दा मैंने आपको बताया, वो 2 IPS ऑफिसर वहां पर थे। अब उन 2 को बुला लिया सेंटर ने अपने पास, तो स्टेट ने कुछ कर लिया क्या? नहीं कर सकता। क्यों? वो सेंटर के एजेंट्स हैं। एजेंट में एक अनऑफिशियल वे में कह रहा हूं, कभी ऐसा मत लिखना सिविल सर्वेंट्स को आप एजेंट लिख दो सेंटर के, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा माना जाता है दैट यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, लेकिन यू शुड फॉलो द कमांड जिस भी मिनिस्ट्री या जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के आप अंतर्गत आते हो। अगर आप UPSC निकालते हो तो आपके मॉरल कंडक्ट को, आपके पूरा, जैसे एक सिविल स्कोर होता है हमारा बैंक में बनता है, आपके पूरे करियर के स्कोर को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? कैन यू नेम द मिनिस्ट्री अगर आप UPSC निकालते हो तो? आप अब देखो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसा एकदम से छूटते ही नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप UPSC निकालते हो तो ऐसे, तो फिर आप IFS होते हो तो आपको जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वो देखती है। अगर आप IAS या फिर IPS होते हो, अब बताओ। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो ईच ऑफ दीज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज irrespective of the division among different states, they form a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country. अब यहां पर ऐसा क्यों बोल रखा है? कॉमन राइट्स एंड कॉमन स्टेटस। कॉमन स्टेटस मतलब ऐसा, हमारे बैच से जो भी पर्सन एक IAS बनेगा और IPS बनेगा और IFOS बनेगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब यहां पर इस पर्सन की जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी, सेम बैच के हैं सारे, इसकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी और इसकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी, वहां पर जिस भी लेवल ऑफ पोस्ट को ये संभाल रहे हैं, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। वो अलग बात है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब पुलिस, क्योंकि एक वर्दीधारी पोस्ट है, वर्दी है पुलिस के पास, IAS के पास कोई वर्दी नहीं, IFOS के पास कोई वर्दी नहीं, तो ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैल्यूट करते हैं IAS ऑफिसर को, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जैसे मैं मध्य प्रदेश में भिंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, एज वेल एज ग्वालियर से भी बिलोंग करता हूं, मतलब दोनों में कोई ज्यादा फासला नहीं है। भिंड में अभी कुछ टाइम पहले पोस्टिंग हुई थी, 2, मतलब एक IAS की, एक IPS की, एक SP थे, एक क्या कहते हैं DM थे। तो दोनों हालांकि सेम बैच के नहीं थे, लेकिन तालमेल दोनों में अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में दोनों ने एक सलाह मशवरा कर रखा था कि हमें ये सिटी, यहाँ की व्यवस्था नीट, ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट की, जिले की नीट एंड क्लीन चाहिए। तो मैंने खुद उनको देखा हुआ है कि जब वो SP DM के ऑफिस में जाते थे तो कोई सैल्यूट वगैरह नहीं करते थे। तो वो कोई, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैंने सोच समझ के मैं आपसे आपके सामने वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉर्म कह रहा हूं। नॉर्म को अगर आप तोड़ भी दो तो बस एक आपको
बातों बातों से दंडित करा जा सकता है। ये नहीं कि आपकी वर्दी के ऊपर बात आ जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा, आप सस्पेंड हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो दो, ऑल इंडिया सर्विसेज वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन by restricting the autonomy and patronage of the states. They are supported on the ground. ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसा माना जाता है कि ये जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है उसको वॉलेट करते हैं। कैसे वॉलेट करते हैं? जब फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कद स्टेट के ऑफिसर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? मैं अभी आपको बता रहा था। जैसे एमपीपीएससी में, जहां पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था मैं आपको, मध्य प्रदेश सर्विस के एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल लेते हुए, एमपीपीएससी को निकालने के बाद अगर आप एसडी में डीएसपी होते हो तो जहां पर आप अपना करियर खत्म करोगे वहां से एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर अपना करियर शुरू करता है यूपीएससी को निकालने के बाद। तो समानता कहां रही भाई? पढ़ाई तो मैंने एक राज्य की सर्विस निकाल के उतनी करी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता फिर कैबिनेट सेक्रेटरी देश का, जस्ट बिकॉज मैंने एमपीपीएससी निकाल रखा है? मैं क्यों नहीं डीजीपी या डीआईजी बन सकता? एमपीपीएससी निकालने वाले जैसे जो अधिकारी होते हैं ना, वो डीआईजी या डीजीपी नहीं बनते हैं, क्योंकि तब तक रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, बात ही होती है। कौन सा वाला? हाँ, कमिश्नरेट और नॉन कमिश्नरेट वो भी होता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग व्यवस्था वर्क करती हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी निकाल भी लेते हो ना, बहुत बड़ा फैक्टर एक रोल प्ले जो करता है आपके करियर में, वो ये वाला फैक्टर जो है रोल प्ले करता है, दैट आपकी पोस्टिंग जो है या आपका जो कार्डर है वो कहां पर है, कौन से स्टेट में, क्या है आपका कार्डर, कौन सा स्टेट का कार्डर है आपका। जहां पर राजस्थान में आपकी प्रमोशन जो होते हैं, जैसे मतलब मान लो आप अभी तक एसडीएम हो, मैं मध्य प्रदेश में हूं, आप राजस्थान में हो। राजस्थान में 5 साल अगर आप एसडीएम रहते हो तो 6वें साल आपको डीएम बना दिया जाता है। वही मध्य प्रदेश की सरकार 7.5 से, मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ में वैसे नहीं होता ये, मतलब सेंटर उसके सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश काडर में हो, लगभग 7.5 से 8 साल सर्व करने के बाद आपको डीएम बनाया जाता है। अब मैं ये देखूं बैठकर कि मेरे बैच में, हम सेम बैच से, मान लो मैं और शाइनी श्रेया सेम बैच से हैं, कि मैं मध्य प्रदेश में हूं, हमने सेम ट्रेनिंग हासिल करी लबासना से, साथ में एग्जाम निकाला, सेम ईयर का एग्जाम निकाला, मेरी रैंक भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरा एमपी कार्डर है तो मैं डीएम बनने में अपने राज्य में 3 साल पीछे हूं श्रेया और शाइनी से। ये होता है, और ये सारा फंडामेंटल्स आपको लबासना में सिखाए जाते हैं। टू बी फ्रैंक, डिटेल्ड एस्पेक्ट इसका मैं भी नहीं जानता हूं, ऑल इंडिया सर्विसेज का नहीं जानता हूं। विद इन एमपीपीएससी में जानता हूं सब कुछ, लेकिन जो यूपीएससी में ऑल इंडिया सर्विसेज का जो दायरा होता है वो लबासना में आपको अलग तरीके से समझाया जाता है। और बहुत बार हर साल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। जैसे कैसे होते हैं, जब मोदी जी ने नारा दिया अभी कुछ साल पहले मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का, उसके अंतर्गत अब क्या होने लगा है, जब मैं अभी आपको बता रहा था कि 8 से 10 साल अगर आप सर्व कर लोगे, उसके बाद 10वें साल 11वें साल आपको दिल्ली बुला लिया जाता है और आप सेक्रेटरी रहते हो। मोदी जी ने अब ये वाली चीज खत्म कर दी है हमारे देश में। अब क्या होता है, आप जब लबासना से ट्रेनिंग करते हुए आपकी जब फर्स्ट पोस्टिंग होती है, उसके कुछ महीनों बाद ही आपको दिल्ली बुला लिया जाता है, कुछ महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए, कि सेक्रेटरी लेवल का काम अभी से सीखना शुरू करो। फिर आप कुछ महीने अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और फिर आप कुछ महीने जो है वो आ जाते हो। अब मुझे मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि इस रूल के अंदर भी एक सब रूल आ गया है। तो मैंने कहा क्या? लबासना में आप 2 फेजेस में ट्रेनिंग के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। मान लो आपने यूपीएससी निकाला, अब जब तक रिजल्ट आया तब तक अगला प्रीलिम दरवाजे पे खड़ा होता है, तो इन्होंने अब ट्रेनिंग जो है वो कट शॉर्ट कर दी है। जो ट्रेनिंग 8 महीने की चलती थी अब 4 महीने की ट्रेनिंग हो गई है। मुझे भी नहीं पता था, अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे। ही इज आईपीएस ऑफिसर, 2022 बैच। अब उसने मुझे बोला
कि दिपांक ऐसा होता है कि अगर आप गर्मियों वाली जो मतलब जब भी रिजल्ट आएगा, जैसे मतलब मान लो कि अभी जब ये इंटरव्यू वगैरह हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, तो अब जिन लोगों को डिजायर्ड सर्विस नहीं मिली तो वो दोबारा यूपीएससी देंगे, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब मान लो मैंने एमपीपीएससी में स्टडी लीव लगा रखी ना, ऐसी उनका एक एग्जाम स्टडी लीव लग जाती है यूपीएससी एग्जाम में स्टडी लीव के, हम यूपीएससी दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग और ये साथ साथ प्रीलिम्स अपना मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम जो है जो ऑटम सीजन की या फिर जो विंटर सीजन की ट्रेनिंग का जो फेज है हम उसको करेंगे, जो 4 महीने बाद शुरू होगा जब इस बैच के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है खत्म हो जाएगी। वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ पूरे बैच के 5% लोग ही मिले उस वाले क्या कहते हैं सेशन में आते हुए, जब विंटर सेशन वाला वो चीज होगी, लेकिन वो आपने ऑप्ट कर रखा है। तो हर साल दायरे थोड़े थोड़े से बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे ये ट्रेनिंग को आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से कि आपको समर वाली में जाना है, विंटर या ऑटम वाली में जाना है। उसके बाद अब आप ये भी कर सकते हो कि आपके ऊपर एक रूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया बनाया है मोदी जी के कहने पर, कि आपका सिलेक्शन हो गया आईएएस आईपीएस ऑफिसर, प्रोमिनेंटली आईएएस ऑफिसर, 1 साल के अंदर अंदर यू डिसाइड द मंथ कि कौन से 4 महीनों के अंदर आपको आकर सेंटर में सर्व करना है एज क्या कहते हैं ये सेक्रेटरी लेवल पर। अब मान लो हमारे बैच के, मैं श्रेया शाइनी एक बैच के हैं, हमारे बैच के सारे लोगों ने शुरू में जैसी लवासने की ट्रेनिंग खत्म हुई, थोड़े टाइम वो अपने जिले में रहे और तीसरे चौथे महीने वो चले गए दिल्ली में सेक्रेटरी लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट करने। अब शाइनी, श्रेया और मैंने डिसाइड करा कि हम दिल्ली अभी नहीं जाएंगे, हम 8वें महीने के जब अपना डिस्ट्रिक्ट, हम 8वां महीने जब अपना डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट कर लेंगे हम तब जाएंगे। लोग मान लो कि अगस्त मतलब ये मार्च अप्रैल के महीने में जा रहे हैं, और मैं, श्रेया और शाइनी जब दिल्ली में सेक्रेटरी लेवल की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं 4 महीने की, तब हमने डिसाइड करा कि हम सर्दियों में जाएंगे। तो वो हमारी मर्जी है। अब ये भी अलाउड हो गया कि आप 4 महीने कैसे भी करके कंप्लीट कर लो। तो हर साल ये रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो दो ऑल इंडिया सर्विसेज वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑटोनॉमी एंड पैट्रोनिंग ऑफ द स्टेट्स, दे आर सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड दैट, वॉलेट करता भी है प्रिंसिपल ये फेडरलिज्म का, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया सर्विसेज वाली बात को सपोर्ट किन ग्राउंड पर करा जाता है? दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट्स। दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासनिक अधिकारी एक हमें टॉप लेवल के भी चाहिए। लेकिन ये वाली चीज ना, देखो मैं पर्सनल लेवल पे अगर आपको बताऊं, और आप भी इतना लॉजिकल तरीके से पढ़कर इंटरप्रेट कर सकते हो, हम हर चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं क्लास में, डिटेल में बातें करते हैं, इस लाइन के ऊपर ना ज्यादा बात करी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और जो सेंटर है ये अपनी बात पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, आप भी जानते हो सेंटर के हाथ में ये सब कुछ, अभी तक आप पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहां पर रीजन क्या दिया जा रहा है हमें? अब ये रीजन में आप क्या ही किंतु परंतु करोगे, क्या बोलोगे? दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है ऑल इंडिया सर्विसेज वाले अधिकारियों की, आईएएस आईपीएस और आईएफओएस की। तो फिर ये ट्रेनिंग जब इनको मिल सकती है तो स्टेट पीएससी निकालने वालों को क्यों नहीं मिल सकती है? और अगर इतनी ट्रेनिंग मिली हुई है, देखना इसका काउंटर आर्गुमेंट देता हूं मैं, अगर इतनी ट्रेनिंग अगर मिली हुई है तो फिर बाहर से कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को उठाकर इन आईएएस आईपीएस ऑफिसर का बॉस क्यों बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं जिसको हम लोग? लेटरल एंट्री। अगर इतने ही सक्षम है लवासना की ट्रेनिंग करने वाले लोग कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले दे आर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, विज्ञान और पर्यावरण के मामले में ये दो अहम मुद्दे हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी को संभालने आने चाहिए। लेकिन फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बॉसेस को क्यों बुलाया जाता है? फिर आईएएस ऑफिसर की पहचान तो यही होती है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सब कुछ थोड़ा 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 सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कंप्लीटली किसी एक चीज के बारे में नहीं जानते। इफ दे आर वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप कहो कि भाई आप तो आईएएस ऑफिसर हो, बनाओ अग्नि 8 मिसाइल, बताओ क्या क्या लगेगा उसके अंदर। एक आईएएस ऑफिसर उस टाइम पर बस इतना कर सकता है कि अपनी
यूपीएससी की प्रिपरेशन फेज में जो उसने किताब पढ़ी थी, जो नोट्स पढ़े थे, बस वो उतना ही जानता है। तो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात, ये एक भ्रमित करने वाली बात है। इसका क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि भाई लवासना का ना इतना एकेडमिक सेंटर इतना स्ट्रांग है, और ना ही स्टेट पीएससी वालों का इतना जो वो है ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर ना ही इतना स्ट्रांग है। एक एसडीएम जो कि एमपीपीएससी को निकाल के भोपाल में अगर ट्रेनिंग करता है, और एक पर्सन जो कि आईएएस ऑफिसर बनकर लवासना में ट्रेनिंग करता है, ग्राउंड लेवल पे दोनों हर एक चीज उतनी ही जानते हैं। आईपीसी की धाराएं, मी बीइंग अ डीएसपी, मुझे भी उतनी पढ़ाई जाएंगी ट्रेनिंग के टाइम पर जितनी लबासना में एक आईपीएस ऑफिसर को पढ़ाई जाएंगी। आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं। They help to ensure uniformity of the administrative system throughout the country. एंड दे फैसिलिटेट, मतलब ये रीजन दिए जाने कि ऐसा क्यों करा गया है, हमने ऑल इंडिया सर्विसेज को ज़्यादा तवज्जो क्यों दी है, और ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का प्रिंसिपल को भले ही वॉलेट करता है, लेकिन दे आर सपोर्टेड क्योंकि हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है सेंट्रल स्टेट में। सेंट्रल स्टेट में कैसे? क्योंकि वो जो प्रशासनिक लेवल के अधिकारी हैं जिन्होंने यूपीएससी वगैरह निकाला हुआ है, वो सेंटर में भी सर्व करते हैं, स्टेट में भी सर्व कर सकते हैं। दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि वो स्टेट में सर्व कर रहे हैं, सेंटर में सर्व कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म तरीके से वो काम कर रहे हैं। जो वो ट्रेनिंग उन्होंने हासिल कर रखी है, वही ट्रेनिंग को जाकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेंटर में भी, वही ट्रेनिंग को जाकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट में भी। एंड दे फैसिलिटेट लियाजन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ज्वाइंट एक्शन ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। अब इस ऑल इंडिया सर्विसेज के इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी, तो हम कुछ बातें जानते हैं इनकी। द डुअल पॉलिटी विच इज इनहेरेंट इन अ फेडरल सिस्टम इज फॉलोड इन ऑल फेडरेशन बाय अ डुअल सर्विस। अंबेडकर जी का कहना यह था, फेडरल सिस्टम में डुअल पॉलिटी होती है, एक सेंटर एक स्टेट। तो बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर फेडरलिज्म का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, जिन कंट्रीज की पहचान है कि दे आर फेडरल कंट्री, उन सारे फेडरेशन में हमें डुअल सर्विस भी देखने को मिलती है। कुछ फेडरल सर्विस होती है, कुछ प्रोविंशियल सर्विस होती है। हमारे देश में उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विसेज। हर तरह की फेडरेशन में, हर तरह की फेडरल कंट्रीज में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फेडरल सिविल सर्विस होती है, स्टेट सिविल सर्विस होती है, किसी किसी जगह पर किसी किसी कंट्रीज में प्रोविंशियल सिविल सर्विस भी बोला जाता है। अब इंडियन फेडरेशन हम जानते हैं, हालांकि वो डुअल पॉलिटी है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर डुअल सर्विस रहनी चाहिए। ये सारी बातें बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं इंडियन फेडरेशन जो है वो डुअल पॉलिटी है, तो डुअल सर्विस होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस, बट विद वन एक्सेप्शन। ये रिकॉग्नाइज करा जाता है हर एक कंट्री में जहां पर फेडरलिज्म है, कि कुछ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें बोलना चाहिए दे आर स्ट्रेटेजिक पोस्ट। स्ट्रैटेजिक इसलिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पोस्ट ऐसी हैं, ये कद, ये ओहदे ऐसे हैं प्रशासनिक अधिकारी के, कि अगर उस पर कोई प्रशासनिक अधिकारी बैठा है तो ही और शी शुड इंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर कैन बी नो डाउट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। अंबेडकर जी देखो ये भी कह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई ये वाली बात, कि भोपाल में एक एसडीएम की ट्रेनिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है, कि अगर ये मान लिया जा रहा है कि लवासना से जो पर्सन ट्रेनिंग कर आया है वो आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा बनेगा, जबकि वो तो कुछ भी नहीं जानता है, डेप्थ में तो कुछ भी नहीं जानता वो पर्सन। अब आप ये कहो कि सारे आईएएस ऑफिसर जो हैं, आईपीएस ऑफिसर जो हैं, वो ड्रोन चला ही लेंगे, साइबर सिक्योरिटी को जान ही लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जान लेंगे, डीप फेक के कंसेप्ट को पहचान लेंगे, ऐसा नहीं है। अंबेडकर जी ने इतने जमाने पहले वाली बात कह दी थी कि देखो, अंबेडकर कहते हैं देयर कैन बी नो डाउट कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है
इट डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, कि फर्क नहीं पड़ता कोई पर्सन स्टेट पीएससी को निकाल कर आए या यूपीएससी को निकाल कर आए, वो प्रशासनिक अधिकारी है केंद्र का या राज्य का। लेकिन अंबेडकर जी का यह भी कहना था, कैलिबर के ऊपर, सिविल सर्विस के कैलिबर के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है उनका जो प्रशासनिक करियर होता है, लेकिन कुछ पोस्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक पोस्ट होती है, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते इस कंसेप्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट प्रोवाइड्स दैट विदाउट डिप्राइविंग द स्टेट्स ऑफ द राइट टू फॉर्म देयर ओन सिविल सर्विसेज। अंबेडकर बोलते हैं संविधान ने राज्य को यह अनुमति दे रखी है कि उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी खुद की सिविल सर्विस को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस को बनाना किसी भी प्रकार से यह संकेत नहीं है कि जो स्टेट की जो सर्विसेज हैं वो इस ऑल इंडिया सर्विसेज के नीचे है। देयर शैल बी एन ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटेड ऑन एन ऑल, ये थोड़ा सा गैप है यहां पर, ऑल इंडिया बेसिस with common qualifications, with uniform scale of pay, and members of which alone could be appointed to those strategic posts throughout the union. Throughout the union मतलब क्या? अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस को अगर निकाल भी रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया, अंबेडकर जी यही कह रहे थे कि उनका यूनिफॉर्म पे स्केल होगा, जो मेंबर्स होंगे उनकी कॉमन क्वालिफिकेशन होगी, वो उतना ही जानते होंगे जितना एक स्टेट बीएससी का अधिकारी जानता होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मी बिंग अ डीएसपी, मुझे भी उतना ही ज्ञान रटवाया जाएगा, चटवाया जाएगा आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं का, जितना एक सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, जहां पर आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, जहां पर उनको उनके ट्रेनिंग के फेस पर जितनी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं रटवाई जाएंगी, उतना मेरे साथ भी मेरी ट्रेनिंग में होगा एमपी के डिस्ट्रिक्ट सागर में। एंड उनकी पोस्टिंग थ्रू आउट द यूनियन कहीं पर भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस की। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई? पहले बताओ, कोई दिक्कत? पक्का मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया। आज आपको बहुत नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी कि हम लोग की पोस्टिंग किस प्रकार से होती है ना। हम जो एक कॉमन समझते हैं ना कि रास्ता जो हमारा यूपीएससी है, मैंने श्रेया शैनी ने यूपीएससी निकाला, श्रेया पंजाब में पोस्टेड है, शैनी बंगाल में पोस्टेड है, मैं मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूँ, तो हम तीनों का करियर एक ही लेन में चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, मतलब रियलिटी वाली बात है, एग्जांपल के तौर पे क्या रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया। हम सेम बैच के ऑफिसर भी अगर है ना, लेकिन मेरा एमपी अगर कार्डर है ना, मैं श्रेया और शाइनी से 3 साढ़े 3 साल 2.5 साल पीछे रहूंगा, वो अपने राज्यों में मेरे से ज़्यादा जल्दी डीएम बन जाएंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाद में बनूंगा। पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? 6, 7। तो इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं? जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, पब्लिक स्टेट कमीशंस के, चेयरमैन और मेंबर्स की बात हो रही है यहां पर। आप अधिकारियों की बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। वो लोग जो कि क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, जहां पर इनका दफ्तर होता है स्टेट पीएससी का, ठीक है। तो चेयरमैन जो मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये अपॉइंट करे जाते हैं, हालांकि अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन इनको रिमूव सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। पार्लियामेंट इसके अलावा, जैसे कि आर्टिकल 312 था ना, ये जो उसको, हाँ, आर्टिकल 312 जो है वो निर्धारित करता है पार्लियामेंट को कि तुम ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हो। कैसे? तो हमारा जो एक हाउस है राज्यसभा, उसको बोलो रेजोल्यूशन पास करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकता है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न। अब छोटे छोटे कोई भी 3 राज्य मुझे बताओ जो कि आपस में जुड़ रखे हो, वो साथ में होने चाहिए, उनका जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल टेरिटरी साथ में जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि एक वेस्ट इंडिया में, एक ईस्ट इंडिया में, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, जोग्राफिकल टेरिटरी उनकी पास होनी चाहिए। मुझे ऐसे कोई भी 3-4 राज्यों के नाम बताओ जो कि
एरिया में भी छोटे हों और आपस में चिपके हुए हों? बताओ। अभी तो शाइनी हमने क्रॉस चेक करा था ना, अभी तो ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता ना, नहीं ना? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तो कोई नहीं है ना? तो चलो एक बार के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 3 स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर ने मान लो पार्लियामेंट को अप्रोच करा कि हम अपनी अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर बनाने जाएंगे तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर ऑल ऑफ अस। हम ये चाहते हैं कि हम ये आपसी सहमति से चाहते हैं कि हम एक गठबंधन में होकर एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करें। पार्लियामेंट अगर इस रिक्वेस्ट को मान लेगा तो ये बन जाएगा। तो फिर यहां पर जो भी पर्सन सिलेक्ट होगा और कल को जाकर वो एसडीएम बने, डीएसपी बने, नायब तहसीलदार बने, पटवारी बने जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, उसकी फिर पोस्टिंग इन तीनों स्टेट्स में घूमती रहेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने एमपीपीएससी निकाला हुआ है, अगर मैंने पंजाब पीसीएस निकाला हुआ है, एक राज्य को पकड़ लेते, मान लो मैं एमपीपीएससी में हूं, एमपीपीएससी को निकालने के बाद मध्य प्रदेश में डीएसपी जो है वो लगा हुआ हूं। अब मेरी जो पोस्टिंग है वो मध्य प्रदेश के जिलों में ही होती रहेगी, ग्वालियर, देवास, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इन सारी जगहों पर। लेकिन एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को निकालने वाला जो पर्सन है, जितने विधानसभाओं ने अप्रोच कर वो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, ऐसे डीएसपी, एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारी, इनकी जो पोस्टिंग होती है, जो भी उस स्टेट एग्जाम से जो निकले हुए जितनी पोस्ट थी, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग कभी भी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो सकती है। तो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जबकि स्टेट पीएससी में अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा। रिमूवल किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट भी और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। यूपीएससी जो है, इट कैन सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट ना एक एक्सेप्शनल सिचुएशन का पॉइंट है, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन का पॉइंट है, लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में जहां पर यूपीएससी इस काम को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। क्या? अगर एक राज्य के गवर्नर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करें और राज्य का गवर्नर, राज्यपाल जो है, वो अप्रूवल ले ले प्रेसिडेंट का, तो यूपीएससी एक स्टेट की नीड को सर्व कर सकता है। अब ये कब होता है? अगर एक राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति लेते हुए यूपीएससी को बोला, इस राज्य के बड़े टाइम से जो स्टेट पीएससी के पेपर है वो हुए नहीं है, या फिर ऐसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से हो नहीं पाती है, सजेस्ट अस सम स्टैंडर्ड्स, हमारे लिए पेपर बना दो 1-2 साल का, और जो इस स्टेट पीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवा दो, उनको बता दो कि कैसे तुम पेपर बनाते हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे पिक करते हो, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा, इन सबको जाके ट्रेन कर दो आप A to Z लेवल से, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, कि कैसे पेपर बनाना है, लेना है, और पोस्ट इंटरव्यू कैसे ट्रेनिंग होनी है। इसलिए मैंने आपको बोला ये यूपीएससी हर स्टेट पीएससी के लिए काम नहीं करता, और यूपीएससी मना भी कर सकता है इस काम को करने से। हम बिजी हैं, हमें 2024 में बच्चों को फेल करवाना है, इसलिए अभी हम टाइम नहीं दे सकते। यूपीएससी जो है, इट असिस्ट द स्टेट्स when requested by 2 or more states in framing and operating schemes of joint recruitment for any service for which candidates possessing special qualifications are required. अब ये कब होता है? ये भी एक
जो सिचुएशन है इसको मैं एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा, इसको हम लोग कहते हैं नीड ऑफ द आर। आपने अक्सर गूगल क्रोम पे एक पागल बनाने वाले एड्स देखे होंगे, मतलब होता वो रियल ही है लेकिन पागल बनाने वाले क्यों, शायद ही देखा है। यूपीएससी की 12 पोस्ट निकली है, फटाफट इसके लिए अप्लाई करो, क्वालिफिकेशन जस्ट नीडेड इज, और उसके बाद वो डैश छोड़ देता है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो वो कहता है ऑलरेडी जो पर्सन एस मतलब आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, 10 साल से सर्विस में, और जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानता है, दे कैन अप्लाई हियर इस विंडो में। उसमें हम जैसे लोग फ्रेशर्स नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी अगर हम सर्विस का पार्ट है तो वो एक हायर पोस्ट पे लेकर जाने के लिए विद इन द यूपीएससी सिस्टम एक इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। देखा है आपने ऐसा कभी ऐड आप में से किसी लोगों ने? ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके एग्जाम के लिए एक विंडो खुलती है, कभी कभार 12 13 5 6 पोस्ट होती हैं उसके ऊपर, जैसे आता है ना। और गूगल क्रोम ऐड कहते लगता है 5 पोस्ट निकली हैं, सिर्फ 2 दिन का इसका इंतजार, मतलब इसके लिए विंडो खुली हुई है, फटाफट से जाके अप्लाई करो, सैलरी इतने 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 लाख रुपए है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, है ना। और जैसे आप उसको खोलते हो तो आपका कट जाता है, ठीक है। तो यूपीएससी जो है इट असिस्ट द स्टेट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों ने हेल्प मांगी है कि हम ना ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, ज्वाइंट छोड़ो, मतलब कैसे भी करके हम रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों ने जैसे मदद मांगी है कि हम जैसे ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को मांग लो कि हम ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को लाने का सोच रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें वो कर सके, महारत हासिल कर सके। तो आप हमें सजेस्ट करो हमें ऐसे लोगों की चेरी पिकिंग कैसे करनी चाहिए विद इन द वाइड रेंज एंड वाइड गैम्बट ऑफ दोज पीपल जो कि ऑलरेडी इसका पार्ट है, सिविल सर्विसेज का पार्ट है। अच्छा अगर नहीं भी है, मान लो नहीं भी है, यहां पर ऐसा तो लिख नहीं रखा है कि ऑलरेडी वो जो कैंडिडेट्स हैं, वैसे तो लिख रखा है यहाँ पर एनी सर्विस फॉर विच द कैंडिडेट पोजेसिंग सच क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिख रखा है कि वो कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं, वो सिविल सर्वेंट्स है। यहाँ पर वर्ड कैंडिडेट है, नॉट सिविल सर्वेंट्स। तो अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि टेक्निकल पोस्ट होती हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे श्रेया है, अगर 2024 में उसको अप्लाई करना है किसी भी साल, मतलब यूपीएससी में उसको अप्लाई करना है, श्रेया दे सकती है आईएफओएस का पेपर, मैं नहीं दे सकता। मतलब अब वो अलग पेपर नहीं होता, मतलब प्रीलिम्स की जो कट ऑफ होती है, श्रेया आईएफओएस के लिए भी अप्लाई कर सकती थी अपने फॉर्म में, वो आईएफओएस ऑफिसर भी बन सकती, मैं नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि श्रेया जो है वो नॉन मेडिकल साइड से है और मैं जो हूं मैं ह्यूमैनिटी साइड से हूं। अब कल को अगर कोई ऐसी स्पेशल पोस्ट पे जैसे जरूरत है कि ऐसे टेक्निकल बंदे वो चाहिए हैं उनके लिए, तो कल को अगर मैं भले ही श्रेया के कंपेरिजन में बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर हूं, श्रेया दूर दूर तक मेरी टक्कर में कहीं नहीं, श्रेया का कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर बात आएगी उस टेक्निकल फील्ड की जहां पर उस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर श्रेया जैसे लोग चाहिए, तो श्रेया को ही चुना जाएगा ऐसी सर्विस में। ये भी होता है। तो मैंने आपको एक्सेप्शन की एक्सेप्शंस भी बता दी। तो ये हमने सेंटर और स्टेट के कंटेक्स्ट में सिविल सर्विस, मतलब सिविल सर्विस नहीं कहना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सेंटर और स्टेट में किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज को हमने जाना। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।